अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे, जैसे कि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में आजकल बहुत हंगामा है और तरह तरह के जो है वो जलसे हो रहे हैं। पीडीएम का जलसा हो रहा है, मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी प्रेस ब्रीफिंग्स दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर छोड़ा जा रहा है। तो बिल्कुल इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर असलम गोरा साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी हैविंग फॉर मी एंड जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की वो काफ़ी गंभीर है। और वो सूरत हाल सिर्फ आप सब पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी बसते हैं उनके लिए ही नहीं, या जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग दुनिया से बाहर बसते हैं उनके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए चैलेंजिंग है। चूँकि ये ग्लोबल विलेज है जिसमें हम सब रहते हैं। दुनिया में कहीं कुछ भी हो तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आ रहा होता है हर जगह पे। लेकिन सर ये आजकल जो आप देख रहे हैं पीडीएम के जलसे हो रहे हैं और उसके बाद बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो आपस में मिल गई हैं। तो आपको लगता है कि कोई चेंज आने वाला है? कुछ इमरान खान साहब की सीट कुछ कमजोर हुई है, लेकिन एक चीज और है कि कल जो कुछ कराची में हुआ, जिस तरह से गिरफ्तार किया गया कैप्टन सफदर को और उसके बाद एक हंगामा मचा, बहुत सारे लोग जो है आपको मालूम है कि मैंने इंट्रो में भी कहा कि छुट्टियों पे जाने की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर जो है वो आर्मी चीफ ने सुना है कि एक्शन लिया है, आर्मी चीफ ने उसका नोटिस लिया है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो तकरीरें कर रहे हैं, अपने बयानात दे रहे हैं, और आर्मी चीफ जो कुछ कर रहे हैं वो उनका काम नहीं है, ना उनको करना चाहिए। उनका काम तो यही है कि जो उनके आर्मी के रिलेटेड मामलात होते हैं वो उसको करें। और पीडीएम इसी पे बात कर रहा है कि भाई पाकिस्तान आर्मी क्यों मतलब जब से पाकिस्तान बना है क्यों इंटरफेयर करती है उन मामलात में जिनसे उनका ताल्लुक नहीं है। और जो आपने चेंज की बात की, मुझे ये लग रहा है कि चेंज तो बहरहाल होगा। वो चेंज क्या होगा, कि क्या सिर्फ चेंज ऑफ फेस होगा या चेंज ऑफ सिस्टम होगा, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल अपने शोज में भी कर रहा हूँ, आपके साथ भी दोबारा शेयर करता हूँ कि मुझे ये जितना कुछ वहाँ पे इस वक्त पोलिटिकल ड्रामा या शोबदाबाजियां नजर आ रही हैं, उसमें एक बड़ा अहम फैक्टर इमरान खान को सेफ स्ट्रेटजी या सेफ एग्जिट देना है। वो इसलिए कि इमरान खान को जो लाए थे वो उनको पता चल गया कि वो फेल हो चुके हैं, मगर इमरान खान उनकी ज़रूरत फिर भी रहेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन में बैठ के इमरान खान ज़्यादा बढ़िया किरदार उनके लिए अदा कर सकते हैं एज अपोज टू इन द गवर्नमेंट। वो उन्होंने देख लिया। तो मुझे ये लगता है कि इसमें इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स भी हैं, जिसकी वजह से नवाज शरीफ या पीडीएम वाले इकट्ठे हुए हैं। इंटरनेशनल स्टेक होल्डर से ज्यादा खुद आर्मी के अंदर ऐसे सर्कल्स हैं जो अब वो इमरान खान को लाने वालों को कह रहे हैं कि जनाब आपने देख लिया ये सब कुछ। और कुछ ऐसे भी आर्मी के लोग हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन है और जो हमें समझ भी आती है, जो इमरान खान को लाने वाले थे और उन्होंने महसूस किया कि हमारा ये तजर्बा नाकाम हो गया है। क्योंकि देखिए, आजू सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ है पाकिस्तान में वो इकोनॉमिक जो है ना, बिल्कुल क्रैश हो गई है सिचुएशन। और कोई भी कंट्री हो, घर हो, इंडिविजुअल हो, इकोनॉमी के बगैर कोई भी नहीं चल सकता। तो अब वो चूंकि हर चीज क्रैश हो गई है, तो वो जो लाने वाले भी हैं वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, बंदा तो हमारा अपना है, इसको थोड़ा सा सेफ हम फेस सेविंग दे दें और सेफ एग्जिट दे दें। और जो ये काम शायद बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर से, यानी चाइना, खास तौर पर चाइना और गल्फ स्टेट से पैसा ला सकते हैं, वो उनको लगता है कि नवाज शरीफ या पीडीएम का जो पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म है वो बेहतर पोजीशन में है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है जिसका अंदाजा इमरान खान को भी है। मगर पाकिस्तान बदकिस्मती से एक ऐसी जगह है जहां पर ईगो की सियासत बहुत होती है, और उसमें ईगो से ज्यादा रिवेंज की सियासत खेली जाती है। ये रिवेंज की पॉलिटिक्स मियां नवाज शरीफ वगैरह ने भी कोई कम नहीं खेली अपनी जिंदगी में। बहुत खतरनाक और तबाहकुन हदों तक ये लोग भी गए हैं। ये अफसोस की बात है। पीपल्स पार्टी ने इस तरह की रिवेंज की पॉलिटिक्स नहीं की। हमें फेयर होना पड़ता है। मौलाना फजल रहमान ने भी इस हद तक रिवेंज की पॉलिटिक्स कभी नहीं की। लेकिन
नवाज शरीफ एंड कंपनी ने रिवेंज की पॉलिटिक्स भी बहुत की है। इसके साथ साथ इनका प्लस पॉइंट ये है, जहां ये नेगेटिव पॉइंट है कि इन्होंने रिवेंज की पॉलिटिक्स बहुत की है, वहां इनका प्लस पॉइंट ये है कि ये आर्मी के इंस्टीट्यूशन को उसकी हदों में लाना चाहते रहे हैं हमेशा से, और इसमें थोड़ा बहुत कामयाब होते थे, फिर इनकी हुकूमत को उखाड़ फेंकते थे। लेकिन रिवेंज की पॉलिटिक्स में इमरान खान सबसे बड़ा खिलाड़ी है अनफॉर्चुनेटली। ये जब ऑपोजिशन में भी था तो रिवेंज की पॉलिटिक्स खेलता था, और इक्तदार में आने के बाद इसकी रिवेंज की पॉलिटिक्स अपनी इंतहाओं को छू रही है, और जिस तरह की ये लैंग्वेज, गैर पार्लिमानी लैंग्वेज बरतता है, वही अनफॉर्चुनेटली लैंग्वेज मैं भी इसके लिए बरत रहा हूँ। मतलब वो जिस तरह ये तू मैं करके पुकारता है अपने कोलीग्स को, इवन हेड ऑफ द स्टेट्स को, मोदी साहब के बारे में कितनी ये घटिया लैंग्वेज बरतता है। तो मैं भी इसलिए जरा इसके लिए वो जिसे कहते हैं सीगा वाहद में कह रहा हूँ, क्योंकि ही मस्ट टेस्ट द मेडिसिन जो उसने मतलब क्रिएट की हुई है। तो लेकिन ये एक बहरहाल अपनी जगह पे तय है कि पाकिस्तान का निजाम मुझे बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा, मुझे फेसेस ही बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी गिवन सर्कमस्टांसेस में। हाँ, इंटरनेशनल सिनेरियो बदला हुआ है। इंटरनेशनल सिनेरियो में हमेशा से पाकिस्तान के आर्मी की जरूरत होती थी इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को। अब लगता है कि वो भी थोड़े से चेंज हो रहे हैं, उन्होंने भी आर्मी को बरत के देख लिया, और उनको भी अंदाजा हुआ कि उनके साथ किस तरह डबल क्रॉस किया गया। तो अब ये तो हम नहीं तवक्को करते कि पाकिस्तान में फेस चेंजिंग के अलावा सिस्टम चेंजिंग भी हो जाएगा। उसमें शायद वक्त लगेगा, लेकिन उसमें इनकी पॉलिटिकल विल्स पीडीएम वालों की भी शामिल है। अगर ये वाकई सिंसियर हैं, इस सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं रियली, तो ये यूनाइट हो जाएं, अपने पैटी इंटरेस्ट से बाहर निकल आ जाएं, और आर्मी को वाकई ही उनकी हदों के अंदर लेकर जाएं, आर्मी की जो हदूद हैं उनके अंदर लेकर जाएं। इसमें आर्मी का भी भला है, पाकिस्तान का भी भला है, सियासी इदारों का भी भला है, और उस रीजन में पीस के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आर्मी अपनी हदों के अंदर जाए। लेकिन ये कह देना आसान है, प्रैक्टिकली पाकिस्तान में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही, लेकिन सर जिस तरह से कैप्टन सफदर को अरेस्ट किया गया, रूम का दरवाजा उनका होटल का तोड़ा गया, वो अगर बेल भी कर देते तब भी उन्होंने बाहर आ जाना था, उन्होंने कोई छलांग तो मार नहीं देनी थी होटल से खिड़की में से। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने ये तक कहा था कि मुझे जरा मेरे कपड़े चेंज करने दो। मतलब जैसे एक होता है कि बाहर से वो आए हैं तो उन्हें मालूम था कि रात भर उन्हें कहीं रखा जाएगा, तो उसके लिए वो अपने कपड़े चेंज करना चाह रहे थे। लेकिन ये कि इस तरीके से दरवाजा तोड़ के उनको लेकर गए हैं। और दूसरा, प्राइम कौन सी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आपने देखा है जो अपोजिशन के लीडर्स को ऐसे करके धमकियां देता कि मैं देख लूंगा? ये क्या है? देखिए, दो बातें। एक तो ये जो एक्सप्रेशन है वो बताता है कि ये जो पाकिस्तान का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, ये इंतहाई बदतमीज और बद अखलाक शख्स है। ये बात मैं अब खुल के कर रहा हूं, लेकिन ये बात सारे जानते हैं, और इससे ये इंटरनेशनली ये बता रहा है कि ये शख्स कितना गैर पार्लिमानी और किस कदर घटिया है। लेट मी से दिस स्ट्रॉन्ग वर्ड बिकॉज ही डिजर्व्स दैट। ठीक है। फिर इसके अलावा उसने मरियम नवाज के लिए जो जुबान बरती कि जी नानी है, मतलब कम ऑन, ये आदमी ग्रो अप ही नहीं होता। मतलब इसको इंसानी जो एक रिस्पेक्ट होती है उसका ही नहीं एहसास है कि हम सब इंसान, कई रिश्ते हमारे होते हैं, एक ही वक्त में हम अच्छे दोस्त होते हैं, शौहर बीवी होते हैं, बहन भाई होते हैं, मतलब हम सब इंसान एक ही वक्त में कई रोल प्ले कर रहे होते हैं रिश्तों के, और उन रोल्स को डेरोगेटरी बनाना और ये कहना कि ये नानी है, मतलब कम ऑन। मैं मरियम नवाज साहिबा को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने जवाबन अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैं एक नवासी की नहीं, मैं बल्कि 2 बच्चों की नानी हूँ, तो तुम्हें तो वैसे शर्म करनी चाहिए, तुम तो अपनी बेटी को नहीं कबूल करते। ये तो खैर उन्होंने नहीं कहा, ये तो मैं कह रहा हूँ ये बात कि वाकई ये शख्स वो है कि जो अपनी बेटी को कबूल नहीं करता, तो लोगों के जो काबिल एहतराम रिश्ते हैं उनको तजलील की निगाह से पेश करता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये शख्स, हिस्ट्री इसकी लिखी जाएगी कि ये बदतमीज तरीन, बद अखलाक तरीन, घटिया तरीन प्राइम मिनिस्टर ये अभी तो है, मैं ये नहीं कह सकता कि था। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऐसी है कि ये ना भी रहे तो हो सकता है कि 2-4 साल बाद फिर आ जाए।
तो वहां पे तो बिल्ली चूहे की सियासत का जो खेल है वो तो ना खत्म होने वाला है सैडली। तो बहुत ही अफसोसनाक है ये शख्स। इसने पाकिस्तान की सियासत में बदतमीजी की जो है ना इंतहाओं को इंट्रोड्यूस करवाया है। आई मस्ट से दिस। जैसे आदर्श कावस जी कहा करते थे कि पाकिस्तान में चोर जाता है डाकू आ जाता है। तो सर आपको लगता है कि अगर इनको हटा दिया जाए, फॉर एग्जांपल इमरान खान को, तो नेक्स्ट अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग आती है तो इनको तो पहले ही आजमाया जा चुका है और इनके साथ बहुत से करप्शन केसेस भी हैं, बहुत कुछ है। आपको लगता है कुछ कर पाएंगे दोबारा आकर? देखिए एक अंग्रेजी का एक्सप्रेशन है, द डेविल यू नो इज बेटर देन द डेविल यू डोंट नो। तो ये जो पुराने मोहरे हैं इनको अवाम भी जानती है, पाकिस्तान का निज़ाम भी जानती है। ये जो नया मोहरा इस वक्त बैठा हुआ है इसको नहीं को जानते थे। तो वो वही मुहावरा फिट बैठता है, द डेविल यू नो इज बेटर देन द डेविल यू डोंट नो। इस डेविल को नहीं जानते थे जनता। तो अब खैर ये भी अब जाना पहचाना डेविल हो चुका है। लेकिन ये बात तय है कि ये जो पहले के मोहरे हैं इन्होंने कुछ ना कुछ जरूर किया था। खास तौर पर देखिए मैं बहुत सख्त क्रिटिक हूँ, अभी भी कह रहा था कि रिवेंज की पॉलिटिक्स नवाज शरीफ फैमिली ने इंतहाओं की हदों तक खेली। ये बहुत नेगेटिव उनका है एस्पेक्ट। लेकिन ये पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि ये डेवलपमेंट भी होती थी। अब ये कहना जी कि वो डाकू थे, लुटेरे थे, खाते थे, पीते थे, तो भाई इनके मियाँ नवाज शरीफ की चलो बात में जरा एक मिनट बात करता हूँ। इमरान खान के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो कौन से दूध के धुले हुए लोग हैं? पहली बात ये कि वो सारे लोग भी तो इन्हीं पार्टियों में से हैं ना जिन पार्टियों की हुकूमत फिर बनेगी। अब ये मतलब फजल रहमान साहब के लिए बार बार घटिया लैंग्वेज मौलाना डीजल कोट अनकोट बरतता है। तो मतलब वाकई ये जानना चाहते हैं हम सब कि ये जो बनी गाला का एकड़ों पर मुश्तमिल घर है इसकी जो आमदन शो होती है उसके मुताबिक ये कैसे है? इसका घर जो लाहौर में जो आबाई घर है जमान पार्क वो जिस तरह दोबारा से तमीर हुआ और जो उसके टैक्सेस हैं इसकी जो आमदन शो होती है वो उसके मुताबिक कैसे होता है? देखिए पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में इवन वेस्टर्न वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में भी जो होता है ना बिजनेस की अंडरलाइन सीन और अनसीन करप्शन होती है। आइडियली नहीं होनी चाहिए लेकिन दुनिया में निजाम चलते रहते हैं और प्रोग्रेस होती है आवाम के लिए। आप ये भी दावे करें कि हम करप्शन नहीं करेंगे और दर हकीकत आपके इर्द गिर्द करप्ट लोग बैठे हुए हैं, आप खुद करप्ट कर रहे हैं। वो 1 बिलियन ट्रीज की ये बात सुबह शाम करता है, भाई उसके पैसे की हमें आज तक समझ नहीं आई। वो जो डैम फूल पे मोमेंट, मैं उसको डैम फूल कहता हूँ, जिसने ये जो डैम के नाम पे चंदे इकट्ठे हुए थे, हमारे कनाडा से मिलियंस डॉलर इकट्ठे हुए थे, अमेरिका से, वो इसका चहेता आदमी और इसकी अपनी टीम के लोग, वो मियां साकिब निसार और वो बाकी, वो यहां से पैसे इकट्ठे करके कैश लेकर गए। एक इलीगल काम किया, इनको शर्म ना आई, ठीक है। और यहां से कैश लेके गए हैं कनाडा से, अमेरिका से, और वो पता नहीं वो कहीं गायब हो गए हैं बकायदा इंग्लैंड में। कोई वो मंजर पे अब नहीं आते। और वो अकेले तो नहीं थे ना, पीटीआई के यहाँ कनाडा के लोग भी शामिल थे उस फंड रेजिंग में। तो कैसे ये कहते हैं कि मतलब सिर्फ और सिर्फ हम नवाज शरीफ या जरदारी पर ही करप्शन के लगाएंगे? ये खुद भी उनसे ज्यादा ये धंसों में है। लेकिन एटलीस्ट वो जो सरकारें थी उनमें बहुत कुछ होता था। और मैं खास तौर पर पीएमएलएन की सरकारों को इस बात पर जरूर अप्रिशिएट करता हूँ, उनमें डेवलपमेंट बहुत होती थी। शहबाज शरीफ साहब तो ऑब्सेसिव रहे हैं ना डेवलप करने। मेरे अपने जाती दोस्त, बहुत ही जाती दोस्त जो चीफ ऑफ द स्टाफ रहे हैं शहबाज शरीफ के, वो ये कहते थे यार ताहिर हमारी जिंदगी मियां साहब ने खराब की हुई थी, सुबह 6 बजे वो दफ्तर आए हुए होते थे तो वो इतना काम लेते थे। सारी ब्यूरोक्रेसी उनसे तंग भी थी और खुश भी थी एक तरह से कि मियां सब काम तो लेते हैं। तो जी आप कुछ मैं सर ये कहना चाह रही थी कि एक तो इनका फॉरेन फंडिंग केस भी है इमरान खान साहब का, अगर आपको याद हो, उसमें भी ये बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। यस, देखिए इनके मुकदमात तो सामने आएंगे जब ये ऑपोजिशन में जाएंगे दोबारा। मुझे ये खतरा लगता है कि ये ऑपोजिशन में जब जाएंगे तो सही, इससे इनको बड़ा फायदा हो जाएगा इमरान खान को, कि इनको तजर्बा हो चुका होगा तब तक हुकूमत में रहने का भी। ऑपोजिशन में इनको पहले भी काफी तजर्बा है, तो ऑपोजिशन में फिर ये एस्टैब्लिशमेंट का ही मोहरा होंगे
जो भी हुकूमत बनेगी उसको डिसरप्ट करने या करते रहने का फरीजा सर अंजाम देंगे बुनियादी तौर पर। इनका ये काम होगा। और एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की जो है वो बड़ी इस सिलसिले में कामयाब है। वो सियासी कार्ड बहुत अच्छे तौर से खेल लेती है। उनको ये पता होता है कि भाई इस सियासी कार्ड से हमने एक ही तीर से सारे लोगों को शिकार कर लेना है, कि इंटरनेशनल स्टेक होल्डर को भी खुश कर लेना है। चाइना की भी ख्वाहिश है कि ये सी पैक बड़ा खराब हुआ है मियाँ साहब, और ये लोग आके इसको ऑन ट्रैक डालेंगे। चीन भी खुश हो जाएगा, सऊदी भी खुश हो जाएंगे। हालांकि सऊदी और चाइना दो डिफरेंट ऑपोजिट पोल्स के इस वक्त हो चुके हुए हैं, चूंकि सऊदी और गल्फ स्टेट्स के ज्यादातर अमेरिकन के साथ हैं। अच्छा, फिर इनकी ये भी ख्वाहिश होगी मियाँ साहबान की, चूंकि लगता है कि अगला सेटअप जो भी बनेगा उसमें मैंने ये खबर कहीं पढ़ी है कि काफ लीग भी शायद इनमें शामिल हो गई, अगर ये सही खबर है तो। अगर ये सही अभी खबर तक कंफर्म नहीं है सर, अभी तक कंफर्म नहीं है। कंफर्म मुझे भी नहीं है, मैंने कहीं खबर पढ़ी और मैंने कहा जिस दिन ये कंफर्म हो गया कि काफ लीग शामिल होगी तो फिर तो ये पक्का एस्टेब्लिशमेंट का खेल है ना, क्योंकि काफ लीग सवाए एस्टेब्लिशमेंट के इशारों के कहीं नहीं जाते। तो अच्छा, वो फिर ये होगा कि ये इनकी ये भी ख्वाहिश होगी कि भारत के साथ भी थोड़े से तल्लुकात हम नॉर्मलाइज करें। अच्छा, चीन डिफरेंट वो एंगल का कंट्री है, यानी वो तो नहीं चाहेगा, लेकिन ये इतने समझदार हैं नवाज शरीफ एंड कंपनी, ये एक ही वक्त में ऑपोजिट पोल्स के साथ तल्लुकात रख सकते हैं। और यही होना चाहिए, यही एक स्किलफुल काम होता है लीडरशिप का। और मुझे ये भी इनसे तवक्को है कि अब की बार ये इन्होंने हर बार वैसे कोशिश की है, मैं ये क्रेडिट देता हूं कि आर्मी के रोल को कम करने की ये कोशिश जरूर करते थे, और किसी न किसी हद तक, चाहे थोड़ी हद तक ही सही, ये उस रोल को कम भी कर देते थे, अपनी मर्जियां कुछ ना कुछ कर लेते थे। और लगता है कि इस बार चूंकि इनको इंटरनेशनल स्टेक होल्डर की हल्लाशेरी भी कुछ मुयसर है, तो शायद ज्यादा ये कर पाए। तो ये तुम तो नहीं करते कि रातों रात जो मियाँ साहब नारे लगा रहे हैं आर्मी के रोल को कम करने की, वो कर पाएंगे। लेकिन अगर इस बार फिर वो आते हैं तो फिर वो उसको बेहतर कर लेंगे। लेकिन मेरी एक इनसे जरूर रिक्वेस्ट होगी कि ये रिवेंज की पॉलिटिक्स कम खेलें, बेशक इमरान खान के साथ भी ना खेलें, क्योंकि उससे फिर पॉलिटिकल कल्चर बहुत खराब होता है। क्योंकि इमरान खान तो रिवेंज की पॉलिटिक्स खेलेगा ही खेलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वही गलत खेल ये भी खेलें। तो बहरहाल ये लग रहा है कि चेंज तो आएगी। बाकी आप हमें बताएं कि चेंज को आप किस हद तक देखते हैं, आप लोग ग्राउंड पे बैठे हुए हैं। सर, कुछ लोगों से मेरी बात हुई यहाँ पे, अभी जो सीनियर एनालिस्ट वगैरह हैं, तो वो एक चीज जो जो कुछ लोगों ने कहा वो ये कि जो कुछ सामने हो रहा होता है ना, असल में वो कहानी नहीं होती। कह रहे थे असल स्टोरी जेल के अंदर चल रही होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब के साथ। और बहुत पॉसिबिलिटी है कि शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज के बजाय शहबाज शरीफ साहब जो है वो नए लीडर के तौर पे सामने आए। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि जो हमें दिखाया जा रहा है वो ना हो बल्कि कुछ और कहानी हो? और दूसरा ये कि जो ये लोग कर रहे हैं ग्राउंड पे, ये भी सर एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर एक दिन नहीं खड़े हो सकते, एक मिनट के लिए नहीं खड़े हो सकते। इसका मतलब है इनको बैकअप है एस्टैब्लिशमेंट की। डेफिनेटली है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं आपसे। कोई मेरा ख्याल 3-4 हफ्ते पहले भी बात हुई थी, तब भी मैंने खुल के कहा था। मैं अपने टीवी पे भी हर रोज ये बात कहता हूं, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के किसी स्ट्रॉन्ग ग्रुप की मदद के बगैर ये सारा कुछ हो रहा। वरना मियां नवाज शरीफ 1.5 साल तो कुछ नहीं बोले। चलिए, मियां नवाज शरीफ जेलों में थे ऑन एंड ऑफ, मरियम नवाज तो ज्यादातर अरसा बाहर रही, वो भी नहीं बोली, या मुस्लिम लीग के बाकी लीडर भी नहीं बोले। सिर्फ मौलाना फजल रहमान ने एक कोशिश की थी, वो भी आर्मी के ही एक हल्के की मदद से की थी, लेकिन जब वो देखा कि अकेले काम नहीं बनता तो वो ठंडे पड़ गए। फिर वो शायद आज के दिन के मुंतजर थे कि सूरत हाल ये बने। तो आर्मी की, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है जो वो हो रहा है। बाकी जो आपकी ये बात है कि जेल में बातचीत हो रही है, बिल्कुल ये आपको वहां पे बैठे हुए वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, हमें यहाँ पे बैठे हुए नजर आ रहा है कि जेल में तो बड़ी ही वो सेफ जगह है और वहां पे बिल्कुल बातचीत हो रही है। और जहां तक मियां शहबाज शरीफ का फ्रंट पे आना है,
वो मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज को और मियां नवाज शरीफ को कोई इतना खटकेगा नहीं। पहले भी शहबाज शरीफ पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मिनिस्टर दोनों ही होते थे। एक लंबे अरसे तक उन्होंने ये काम किया और पाकिस्तान में फ्रैंकली ये एक सच है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब सबसे बड़ा जो है ना पावरफुल अपना हाथ दिखाता है। तो अगर मियां शहबाज शरीफ इस बार प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी आ जाएं, जो मुझे अंदाजा है कि मियां नवाज शरीफ चाहेंगे कि वो खुद या मरियम एटलीस्ट आए। ठीक है, उनका अपना इत्तेफाक, फैमिली का इत्तेफाक भी है, ये मैं समझता हूँ। मैं इस फैमिली को बहुत पुराने अरसे से, बहुत करीब से एक हमसाया होने के नाते जानता हूँ कि वो मतलब उनका आपस में इख्तलाफात भी रहते हैं। तो मुझे तो मियां शरीफ साहब से भी, इनके बाप से भी मिलने की कई बार यानी मौका मिला। तो वो आपस में इनके अगर इख्तलाफात भी होते थे तो भी ये मतलब इनका इत्तेफाक रहता था। तो अगर ये डील भी बनती है, शहबाज शरीफ आते हैं, तो शहबाज शरीफ बहुत ज्यादा चाइना के करीब है, आसिफ जरदारी भी चाइना के करीब है, तो मियां शहबाज शरीफ जरा माइल्ड से हैं तो भी निज़ाम चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मियां शहबाज शरीफ को एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट का ज्यादा रखा जाएगा और जो शायद नवाज शरीफ आए, चूंकि जिस तरह की तब्दीलियों की बात नवाज शरीफ कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ नहीं कर सकेंगे। शहबाज शरीफ बुनियादी तौर पर मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ही अजीम पॉलिटिशियन है, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत अच्छे आदमी हैं, मतलब बड़े कॉम्पिटेंट हैं। अच्छे तो खैर लफ्ज एक मुतनाज़ा हो जाता है, लेकिन कॉम्पिटेंट हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर। तो जो भी फार्मूला बनता है इनका, जाहिर है ये कन्विंस तो करने की जरूर कोशिश कर रहे होंगे जेल में या शहबाज शरीफ के जनाब आप कर लें, टेक केयर। लेकिन सवाल ये कि टेक केयर किस तरह करेंगे। चूंकि इमरान खान को मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि बता दिया गया है कि जनाब चूंकि इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद है और इंटरनेशनल कुव्वतें नहीं चाह रही, जो सेटअप इस वक्त बना हुआ है, तो आप जाएं। तो इमरान खान ने भी कहा कि फिर निकालें मुझे इस जंजाल से। ये हमें यहां तक पता चला। तो वो जंजाल से निकालने के लिए एक पूरे का पूरा फिर ड्रामा तो लगाना पड़ता है ना, और उसमें फिर कोई ना कोई गलत डिसीजन भी हो जाते हैं। कोई जैसे ये आपने कराची वाली बात की, जिस तरह कैप्टन सफदर को अरेस्ट किया, लेकिन इसमें भी आपको एक बात नजर आएगी कि जिस बदतमीजी के साथ उनको अरेस्ट किया गया, इससे इमरान खान का स्टाइल नजर आता है, या इमरान खान के पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट का सर्कल है उनका स्टाइल नजर आता है। वही मेजरों कर्नलों वाला, ज्यादा मेजर ही है उसमें, ISIN इस तरह के, वो एक बदतमीजाना स्टाइल जिसको पंजाबी में आप उधरे कहते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह बाइज्जत तरीके से उनकी रिहाई हुई है, वो फिर ग्रेटर एस्टेब्लिशमेंट का आपको पहलू नजर आता है कि वो मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा है। तो वो जिस तरह वो निकले हैं उस क्राइसिस से चंद घंटों के अंदर अंदर, इससे पता चलता है कि मियां शरीफ फैमिली या मुस्लिम लीग नवाज क्वाइट ऑन बोट। लेकिन वो बेचारे पिस रहे हैं, IG DIG किस्म के बेचारे जो अफसर लोग हैं, वो ये मतलब आफ्टर ऑल वो बड़े अफसर हैं, उनको ये परेशानी है कि भाई कोई एक ISI का कर्नल फोन करता है तो एक खास जो पुलिस का तबका है वो हरकत में आता है और बदतमीजी करता है। सरकार पीपल्स पार्टी की है सिंध में, और उन्होंने ही इनवाइट किया था मरियम को और सबको, क्योंकि वही होस्ट थे कराची के जलसे के। वो भी नहीं चाहेंगे कि ये बदतमीजी हो। वो आपके सामने मुराद अली शाह की भी स्टेटमेंट आ चुकी हुई है। तो वो फिर इससे एक बात साबित होती है, बदतमीजी जो की गई कैप्टन सफदर के साथ, वो इमरान खान का स्टाइल है। और फिर जिस तरीके से चंद घंटों में वो बाइज्जत रहा हुए हैं, उससे पता चलता है कि उनके पीछे काफी बड़ी ताकतें हैं। बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज यहाँ पे मैं और कहूंगी कि ये जो यूनिटी हुई भी है इस वक्त, आप जो देख रहे हैं इनमें सब मिलके जलसे कर रहे हैं, अपोजिशन पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये पहले माजी में एक दूसरे को बहुत कुछ कह चुके हैं, मतलब इन्होंने कोई बात छोड़ी नहीं जो एक दूसरे को ना कही हो। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से जो मिले हैं, ये चीज कितनी दूर तक जाता हुआ आप देख रहे हैं। और अगर कोई इस तरह की बात होती है, कोई चेंजेस आते हैं और फॉर एग्जाम्पल मरियम नवाज या शहबाज शरीफ साहब को आगे लाया जाता है, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी क्या करेगी? बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका क्या रिएक्शन होगा? उनको अच्छा तो नहीं लगेगा कि हमें छोड़ दिया, उनको बना दिया। तो वो ये इत्तेहाद आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं?
देखिए, बात ये है कि आसिफ जरदारी अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में ये बात करते हैं कि सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। वो ये भी कहा करते हैं कि आज के जो हमारे दुश्मन हैं, कल के दोस्त हो सकते हैं, और आज के जो दोस्त हैं, कल के दुश्मन हो सकते हैं, और ये सूरत हाल चेंज होती रहती है। ये आसिफ जरदारी जो कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान की सियासत का ही मामला नहीं है, पूरी दुनिया में की सियासत में ऐसा होता है, लेकिन पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा होता है। तो अब ये है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट सारे के सारे दाने पीएमएलएन के ही प्लेट में डाल देंगे, तो ऑफ कोर्स बाकी भी अपने हिस्से की पाई चाहेंगे, बाकी भी अपने हिस्से के दाने चाहेंगे अपनी प्लेटों पे। तो देखिए, मौलाना फजलुर रहमान ने प्राइम मिनिस्टर तो बनना नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का तो यही एक होता है मामला कि भाई मुझे आप जो मेरा रोल है वो दें, और जो पावर शेयरिंग है उसमें मुझे हिस्सा दें। इनका पीपल्स पार्टी वालों का ऑफ कोर्स सबसे बड़ा तो रोल सिंध में होता है। ये चाहेंगे कि सिंध में मुकम्मल तौर पर इनका कंट्रोल रहे, और अगर कोई जॉइंट हुकूमत बनती है, जो अभी तक इन दोनों पार्टियों की इतनी स्ट्रांग नहीं बनी, बीच में अलायंस जरूर हुए हैं माजी में, मगर हो सकता है कि इस बार इन दोनों पार्टियों की कोई जॉइंट हुकूमत बने। ऐसा भी हम सुन रहे हैं कि शायद कुलीदी ओहदे बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज को मिलें और दोनों ही गवर्नमेंट में हों। अब वो फिर सेटअप कितनी देर चल पाएगा वो एक अलग बात है, और एस्टैब्लिशमेंट को भी पता होता है कि इस तरह के जॉइंट कोलिशन में वो फिर कुछ अरसे बाद अपनी मर्जी के फैसले करवा सकेंगे, क्योंकि फिर वो जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स कर सकेंगे। ये एस्टैब्लिशमेंट को सूट करता होता है। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस सारी चीज के ऊपर अभी तक प्राइम मिनिस्टर का कोई खास स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन ये कहा गया कि जी आर्मी चीफ ने नोटिस ले लिया है। तो आर्मी चीफ क्यों नोटिस ले रहे हैं, और वो उसमें क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा? आर्मी चीफ को नोटिस तो पाकिस्तानी सियासत के मामलात पे कोई नहीं देना चाहिए, लेकिन वो नोटिस बहरहाल वही लेंगे जो पाकिस्तान का इस वक्त का सेटअप है, और कोई और बात करने की जरूरत वहां पे कैसे कर सकता है आर्मी के सामने? अभी तक तो ये मामला है, नवाज शरीफ कर रहे हैं बातचीत, लेकिन वो भी पाकिस्तान से बाहर बैठ के ही कर रहे हैं ना, और वो भी जो कर रहे हैं बातचीत, वो भी एस्टैब्लिशमेंट के एक बड़े सर्कल की ईमा पर ही कर रहे हैं। लेकिन मैं अच्छा यहाँ पे एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, लोग अक्सर कह रहे हैं कि जी इतनी सख्त बातें तो कभी नहीं हुई आर्मी के खिलाफ। अच्छा, मैं ऐसे इत्तेफाक नहीं करता। मैं आपको और अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को ये याद दिलाता हूँ कि 60s में अयूब खान को किस तरह के अजीम शान नारे लगा के रुखसत किया गया था। तो तब भी आर्मी की इज्जत तो वो खुले लाइन में लगी थी ना। फिर यह्या खान के खिलाफ जिस तरह की कैंपेन हुई और जिस तरह के उनके खिलाफ जुलूस निकले, तो वो क्या आर्मी की इज्जत अफजाई थी? 71 में जो 93,000 आर्मी के सोल्जर्स प्रिजनर ऑफ वार बने थे, कोई इज्जत अफजाई थी क्या? पाकिस्तानी अवाम को ये याद नहीं है? सबको याद है। अच्छा, फिर उसके बाद ज़िया-उल हक का जो दौर गुजरा है, वो करोड़ों लतीफे ज़िया-उल हक पे बने थे, और जिस तरह फिर ज़िया-उल हक का अपना अंजाम हुआ, और जिस तरह अंजाम करने वाले एलिजिडली खुद ही एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से थे, इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ साथ, तो क्या मतलब आर्मी की इज्जत का तो कोई मामला कभी है ही नहीं कि आर्मी की इज्जत कभी रही हो? कभी नहीं है। मैं तो अयूब खान के जमाने से शुरू कर रहा हूँ। खुद जो ये मिस्टर मुशर्रफ जो हैं, इनको आर्मी ने ही हटाया, ये तो जाने को तैयार नहीं थे ना, ये तो वर्दी उतारने को तैयार नहीं थे, इनको आर्मी ने ही हटाया। आर्मी ने ही इनके ऊपर मुकदमे इनडायरेक्ट तरीके से बनाए और इनडायरेक्ट तरीके से इसको बचाया भी। तो पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है जो पंजाब में रहने वाले, खासतौर पर पाकिस्तान के पंजाब में रहने वाले लोग समझते हैं, और मैं अपने हर शो में हर बार बरतता हूँ। पंजाबी में कहते हैं कि इज्जत आनी जानी शायद बंदा ठीक होना चाहिए, यानी इज्जत आनी जानी शायद ठीक होना चाहिए। तो पाकिस्तान आर्मी के बारे में ये सोचना कि ये कोई मुकद्दस गाय है और इस बात की इज्जत पर उंगली उठी है, हरफ उठा, इनकी इज्जत पर तो उंगली उठ रही है, मतलब अयूब खान के दौर से, बल्कि उससे भी पहले सिकंदर। तो इनकी मतलब मैं अब क्या कहूँ, पाकिस्तान आर्मी की तो इज्जत लुट रही है जब से पाकिस्तान बना है, इनकी अपनी हरकतों से। तो ये भी एक मिथ है कि जी इनकी इज्जत पे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं मियां साहब। मियां साहब क्या हाँ कर रहे हैं क्वेश्चनिंग? ये तो हमेशा से
इसी तरह ही बेइज्जत होते चले आ रहे हैं। मगर ये चूंकि पंजाबी आर्मी है, मैं खुद पंजाबी हूँ, पंजाबियों की ही ज्यादातर इसमें भर्ती है, तो वो फिर यही है कि जी इज्जत आनी जानी, शायद बंदा ठीक होना चाहिए, तो दे डोंट केयर कि इज्जत क्या होती है। बिल्कुल ठीक। और सर वाकई में बहुत एम्बैरेसमेंट हो जाती है अक्सर जब हम कहीं इंडियन डिबेट्स में जाते हैं या इंडियन पैनलिस्ट आते हैं, तो इस चीज का वाकई में हमारे साथ जो लोग होते हैं उनके पास जवाब नहीं होता। लेकिन सर FATF आज मेरे ख्याल 20 तारीख हो गई है, 20 से 23 तक है, और लग तो यही रहा है कि हम कहीं नहीं जाने वाले। पता नहीं कहीं नहीं जाने वाले से क्या मुराद है, क्या हम ग्रे से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे? वही मेरा मतलब है, ग्रे में रहते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, देखिए पहले तो इमरान खान ने कुछ महीने पहले, आपको याद होगा, कौम को इस बात पे भी तैयार करना शुरू कर दिया था कि हम ब्लैक में भी जा सकते हैं। जब इन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की जमातें जो हैं ये बिल नहीं मंजूर कर रहे, तो इनको अंदाजा नहीं कि ब्लैक में जाने के बाद कितना बुरा हाल होगा। तो मुझे तब यही सेंस मिली थी कि ये ब्लैक में शायद जाएंगे, चूंकि ये अवाम को तैयार कर रहे हैं ज़हनी तौर पर। कुछ नहीं मैं कह सकता अभी इस सिचुएशन में। आपकी बात मुझे ज्यादा दुरुस्त लगती है, मैं भी कई बार कह चुका हूं कि अगर ये ब्लैक में ना गए तो कम से कम व्हाइट में तो वापस आते नजर नहीं आ रहे, और ये वहीं पर रहेंगे। इन्होंने अभी एक अमेरिकन लॉबियस्ट फर्म को भी हायर किया है, उस पर भी $2 मिलियन तो जरूर खर्च होंगे, और वो उसके बाद शायद वो यही काम कर पाएंगे, वही कारनामा सर अंजाम देंगे कि ये ब्लैक में ना जाएं। अगर बड़ी उन्होंने तीर मारा तो ग्रे में रहेंगे। हो सकता है ना भी ये कंपनी हायर करते तो ग्रे में रहते, लेकिन कम से कम ये कहने की सूरत में होंगे कि भाई इस कंपनी की वजह से हम ब्लैक में जाने से बच गए हैं। तो ये प्री एम्प्टिव काम सारे कर रहे हैं, और लेकिन खतरनाक सूरत हाल है। देखिए ब्लैक में हो, ग्रे में हो, व्हाइट में हो, ये बातें अपनी जगह पे मैटर तो करती हैं, मगर इससे ज्यादा मैटर ये करती है बात कि इनकी अपनी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल विल क्या है मुल्क की इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए। हमने ऐसी नेशंस भी देखी हैं कि जो ब्लैक में थी माजी में, लेकिन उनके यहाँ कोई ना कोई विल थी काम करने की, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप करने की, तो वो आगे बढ़े हैं। इनकी कोई विल नजर नहीं आती। देखिए पाकिस्तान की आज से कोई 40-50 साल पहले इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती थी। इवन नवाज शरीफ की लास्ट गवर्नमेंट में, जो अभी मतलब 3-4 साल पहले की बात है, इतनी बुरी तो नहीं थी ना जितनी इस शख्स के दौरे हुकूमत में हुई है। तो वो इसके जितने नारे थे, वादे थे, दावे थे कि मैं पैसा वापस लाऊंगा, यहाँ पे कारोबार चलेंगे और रेल पेल होगी, सोने की नहरें, वो जो क्या होता है सोने के दरख्त उगेंगे 1 मिलियन, और दूध की नहरें बहेंगी, वो सारे के सारे बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे साबित हो गए हैं। तो फैटिफ एक अपनी जगह पे इनके सर पे तलवार लटकी हुई है, लेकिन फैटिफ को भी ये बहाना बनाते हैं। अगर फैटिफ से निकल नहीं पा रहे फौरी तौर पर, कम से कम मुल्क में हालात तो ठीक करे ना। लेकिन इतनी रिवेंज की पॉलिटिक्स है कि जितना बिजनेसमैन है वो पैसे ही नहीं लगा सकता वहां पे। पाकिस्तानी बिजनेसमैन पाकिस्तान से पैसा बाहर निकालता। मैं ऐसे पाकिस्तानियों को जानता हूं जो बड़े मुहिब वतन हैं, जो नवाज शरीफ के ग्रुप के भी नहीं है, जो इनके हामी थे, वो फैक्ट्री नहीं लगा रहे। मैं PTI के हामी कुछ बिजनेसमैन को जानता हूं जो कनाडा में जिनके घर हैं और जिनके बिजनेस, जिनकी छोटी छोटी फैक्ट्रियां ताइवान में हैं, वो कहते हैं कि हम इधर नहीं पैसा पाकिस्तान लगा सकते। मैंने कहा आपका तो पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर है। कहने लगे कि प्राइम मिनिस्टर हमारा पसंदीदा अभी भी है, लेकिन हालात नहीं ठीक है। मैंने कहा फिर कमाल के आपके पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर है कि जो हालात ही ठीक नहीं है। तो ये सिचुएशन तो इनके अपने लोगों की है। लेकिन सर इस सब में जो है वो ये जहांगीर तरीन को वापस क्यों नहीं ला रहे? ये नवाज शरीफ साहब पे तो बहुत उंगलियां उठाते हैं, या जो दूसरे नॉन लीग के या पीपल्स पार्टी के लोग हैं, कोई भी अपोजिशन में है, लेकिन ये कोई मिसाल क्यों नहीं बनाते कि देखो हम अपना आदमी भी वापस ले आए? तो क्यों ये जहांगीर तरीन को कुछ नहीं कह पा रहे? देखिए जहांगीर तरीन पता नहीं इनका आदमी है या एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है। बुनियादी तौर पर तो पीपल्स पार्टी का आदमी हुआ करता था, अब इनका आदमी है। और इनकी आपस की लड़ाइयां ही आपको पता है काफी हैं। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की जो लड़ाइयां हैं वो आपके सामने। आजकल थोड़े से शाह महमूद कुरैशी थोड़े से ऑफ द स्क्रीन हुए हुए हैं जब से सऊदी अरब के साथ वो मैस कर बैठे हैं, और वो मैस इनको काफी महंगा पड़ा है और अभी मजीद महंगा पड़ेगा। तो जहांगीर तरीन जो है, देखिए वो कोई इमरान खान का मॉडल तो नहीं है। वही मैंने बात की, वो तो बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी का मॉडल थे और एस्टैब्लिशमेंट
के खास आदमी हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट के सभी खास लोग होते हैं, शहबाज शरीफ भी उनके खास आदमी हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट के ग्रुप के। आसिफ जरदारी साहब के भी अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि एक ही मुल्क में रहना है, जब एक ही तालाब में नहाना है सब ने, तो फिर मगरमच्छों से बैर तो नहीं होगा ना। तो मगरमच्छ हैं जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट, तो सबके साथ इनके आपस में अच्छे तल्लुकात हैं। तो जहांगीर तरीन चूंकि वो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में, ईगो में इस वक्त टारगेट बने हुए हैं, लेकिन उनका कारोबार तो खराब नहीं हुआ। वो जरा पॉलिटिकली आगे नहीं है, लेकिन कारोबार तो उनका चल रहा है। जो भी उनके कारोबार हैं वो ठीक ठाक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जहांगीर तरीन हो या कोई भी नाम हो इम्पोर्टेंट है। इनको एनवायरनमेंट को बहाल करना चाहिए। ये तो नहीं बहाल कर सकेंगे इमरान खान एंड कंपनी। ये तो ना उस मुल्क में सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट बेहतर कर सकते हैं, ना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेहतर कर सकते हैं, ना ही बिजनेस के एनवायरनमेंट बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ना इनकी विल है, ना इनका विजन है। और जो इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट के ग्रोह खड़े थे वो वैसे ही नालायक हैं। तो यही लोग हैं जो अब जरदारी एंड कंपनी इनके बिजनेसमैन हैं, और शहबाज शरीफ एंड कंपनी, काफली और सारे के सारे। तो इन्हीं पे ही अब डिपेंड करना पड़ेगा अगर मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना है। मुल्क की इकॉनमी देखिए ठीक तभी होगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जकड़बंदी खत्म हो, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का जितना ये कंट्रोल है, जितनी ये ताकतवर आर्मी है ना, कोट एंड कोट, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है। ये अफगानिस्तान के लिए भी अब थ्रेट नहीं रहे। इंडिया तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इंडिया का हवा इन्होंने रखा हुआ है। क्योंकि अगर इंडिया का हवा नहीं होगा तो पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सियासी इदारों को ये ब्लैकमेल नहीं कर सकते, उनका पैसा नहीं खा सकते। ये इंडिया का मुंह दिखाएंगे, जी ये देखिए इंडिया इतनी बड़ी ताकत, और इंडिया में हड़प कर जाएगा, हमें इतने बिलियंस डॉलर चाहिए, हमें ये चाहिए, और खबरदार कोई हमारी पॉलिसियों के खिलाफ ना बोले। तो ये इनकी पॉलिसी है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की। कभी ये इंडिया का बाल भी बिगा नहीं कर सके, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। लेकिन धमकियां देते रहते हैं सर, मगर बड़के मारना नहीं जाता है। अच्छा, बड़के मारेंगे, धमकियां देंगे, लेकिन उन बड़कों और धमकियों का मकसद पाकिस्तान की अवाम को दबाना है, पाकिस्तानी गरीब अवाम के पैसे पे कब्जा करना है। ये जो ताकतवर आर्मी अपने आप को कहती है, मजबूत आर्मी कहती है, अगर ये मजबूत नहीं होगी तो 22 करोड़ अवाम पे काबिज कैसे रहेगी? इनका जो जितना पावरफुल होना है वो उसका किसी दूसरे मुल्क को कोई नुकसान नहीं है। और खास तौर पर अब मोदी जी की सरकार के जमाने में तो भारत को जरा भी चिंता नहीं है। इनके ताकतवर होने का नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को है, किसी को नहीं है। लेकिन सर अभी जैसे गुजरांवाला का जलसा हुआ, उसके बाद कराची में एक जलसा हुआ, तो मरियम नवाज शरीफ जो है वो बहुत एक कॉन्फिडेंट तरीके से सामने आई है। उनकी जो आप अगर चेक करें स्पीचेस, तो वो बहुत ज्यादा लगा कि बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत पुरुमीद है। तो आप कैसा देखते हैं उनको आगे? आप समझते हैं कि इनका कोई फ्यूचर है? और दूसरा, एक यहाँ पर एक अजीब तरीका इन्होंने बनाया हुआ है, ये क्या कहना चाहिए, फयाजुल हसन चौहान और जो इस तरह के इनके मिनिस्टर्स हैं, कि वो उनको जब वो पसंद करती हैं कि उनके नाम के साथ उनके वालिद का नाम लगाया जाए, तो ये बार बार उनको मरियम सफदर, मिसेस सफदर, मतलब उनको किसी तरीके से ये मरियम नवाज नहीं कहते। ये क्या मतलब कौन सा नया टॉन्ट है, या ये क्या चीज है, मुझे ये समझ नहीं आती। देखिए, अभी मैंने पीछे बात की, ये तो फयाजुल चौहान और ये वो तो जैसे कहते हैं ना गली के सियासतदान हैं, इनको तो छोड़िए। जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान, जिसका ये दावा है कि पूरी दुनिया को वो समझता है, वो पाकिस्तान को नहीं समझता, पता नहीं कौन सी दुनिया को समझता है, वो सिर्फ ये क्रिकेट खेलने की बुनियाद पर और उसकी माजी की 20-30 जो मुख्तलिफ मुल्कों की गर्लफ्रेंड्स रही हैं, जिस पे मुझे कोई इतराज नहीं है, जो भी उसने किया, उसकी पर्सनल जिंदगी है, उसकी बुनियाद पर ये समझता है कि ये यानी प्ले बॉय होने की बुनियाद पर समझता है कि ये दुनिया को समझता है। तो ये हरगिज इसका अहमकाना ख्याल है। जब उसका ये अंदाज होगा कि मरियम नवाज को एक बदतमीजाना लहजे में, उसके नानी होने के रुतबे को बदतमीजाना अंदाज में पेश करे, तो इससे पता चलता है कि ये खेप जो है पीटीआई की, कितने ये गिरे हुए लोगों की खेप है।
अब मैं थोड़ा सा जोर और देता हूँ, ये फयाजुल हसन टाइप जो लोग हैं, जो बिल्कुल गली मोहल्लों के बहुत ही निचली गिरी हुई सतह की सियासत करने वाले लोग हैं। गली मोहल्लों के सियासतदान बड़े काबिल इज्जत होते हैं, वो तो ग्रास रूट्स होते हैं ना। मैं उस लेवल में बात नहीं कर रहा, मैं गिरी हुई सतह पे, नालियों की सतह के कहना चाहिए ये जो सियासतदान है, इनको ये एहसास ही नहीं, खासतौर पर अगर औरत वहां पे पॉलिटिशियन है या किसी भी मीडिया में या किसी भी रुतबे पे है, तो ये अपना जो इनका एक घटिया एक कोट अनकोट होता है ना मर्दाना लहजा, इससे पता चलता है कि ये किस कदर गलियों की नालियों के लोग हैं। गलियों के नहीं है, गलियों के लोग तो काबिल एहतराम होते हैं, वो तो ग्रास रूट्स के लोग, ये गलियों की नालियों के लोग हैं, जिनके नजदीक इज्जत बेइज्जती का मामला औरत के साथ जुड़ा होता है, जबकि हम सब इंसान है, इक्वल इंसान है। मतलब हम सब के घरों में मतलब कुदरत कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, यही एक निज़ाम है कि उन्होंने जोड़ों की सूरत में पूरी मखलूकात को पैदा किया होगा, सिर्फ इंसानों को ही नहीं। तो इनको जब ये एहसास ना हो कि इज्जत कैसे करनी होती है अपनी माओ, बहनों, बेटियों की, जब ये मतलब मरियम के लिए कोई बदतमीजाना स्लर यूज करते हैं, तो ये इनफैक्ट अपनी माओ, बहनों, बेटियों के लिए यूज कर रहे होते हैं। इनको इस बात का एहसास नहीं होता, ये इस कदर नीच और कमीने लोग हैं। मैं बहुत दुख से और गुस्से से कह रहा हूँ भैया अकबर, ठीक है। तो लेकिन इससे खैर मरियम नवाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि पाकिस्तान की सियासत में एक अजीम सियासतदान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गुजरी है, उनसे सियासी तौर पर हम आप कहीं ना कहीं इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो लीडरशिप कैपेबिलिटीज थी उनसे तो हमें इख्तलाफ नहीं होगा। और अगर हमें उनसे भी इख्तलाफ हो तो उनके एक बतौर औरत, बतौर इंसान होने के और एक खातून लीडर होने के नाते सभी के दिल में इज्जत होनी चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि उनके बारे में कितनी कितनी घटिया बातें की जाती थी। मतलब ये एक बदकिस्मती से एक कल्चर है जो बहुत ही घटिया कल्चर है। इसको आज की नई जो जनरेशन है उसको तो टोटली डिनाउंस करना चाहिए, क्योंकि मुझे पाकिस्तान की नई जनरेशन से कुछ अच्छी उम्मीदें हैं। वो काफ़ी बेहतर डिजिटल दौर की पैदावार हैं और इंटरनेशनल सिनेरियो को सोशल मीडिया पे जुड़े होने के नाते बेहतर तौर से समझते हैं। तो उनको तो डिनाउंस करना चाहिए इस तरह के घटिया पॉलिटिशियंस के। मरियम सफदर कह लीजिए, वो उनके शौहर हैं, वो अपना नाम ये हक होता है हर शख्स को, मैं सिर्फ औरत की बात नहीं कर रहा, हर शख्स को, कि वो अपना नाम जिस तरह भी रखना चाहे। बिल्कुल। लेकिन औरत के ऊपर ये पाबंदी क्यों है कि वो अपने नाम को क्यों सिर्फ हस्बैंड के साथ ही मंसूब रखे? ये बिल्कुल नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने हमेशा अपने फैमिली नेम पे नाम रखा और कभी आसिफ जरदारी साहब को इतराज नहीं था, कैप्टन सफदर साहब को भी कभी इतराज नहीं है और ना होना चाहिए। मतलब दुनिया के खित्ते में ये औरत की मर्जी है कि वो अपने नाम को शादी के बाद पुराने नाम के साथ ही वाबस्ता रखना चाहती है या किसी भी नाम से वाबस्ता नहीं रखना चाहती। ये उनका एक इंडिविजुअल के तौर पर हक है। पाकिस्तानी माशरे में सबको ये सीखना होगा कि औरत को इक्वली इंडिविजुअल के तौर पर लेना होगा, जैसे इंडिविजुअल होता है। बिल्कुल ठीक। लास्ट में सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे इमरान खान साहब जिसको यू टर्न कहते हैं, वो हमारे यहाँ जो है उसको थूका चाटना भी बोलते हैं उसको अपना। तो अभी यही चीज इन्होंने टिकटॉक में किया है। टिकटॉक पहले इन्होंने बैन कर दी, बड़ी भाषी फैल रही है, बड़ी वल्गैरिटी आ रही है उससे, और अब इन्होंने खोल दिया वो इसलिए क्योंकि टिकटॉक वालों ने कहा अपने सारे पैसे निकाल लेंगे, तो इनकी हालत हो गई खराब। अब इन्होंने एक और स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जी हमारी शर्तें उन्होंने मान ली है, मतलब हम इस पोजीशन में है कि वो हमारी शर्तें मान लें और उसके बाद ये टिकटॉक को फिर खोल दें। तो लोगों को ये समझते हैं यहाँ सारे पागल रहते हैं पाकिस्तान में, इनका ये ख्याल है कि लोगों के सबके दिमाग हिले हुए यहाँ पे, तो कुछ के हो सकते हैं लेकिन सबके नहीं। आप क्या समझते हैं इस चीज को? नहीं, ये हमेशा से समझते रहे हैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लोग के बाकी यहाँ सारे उल्लू ही रहते हैं और सिर्फ यही हैं जो उल्लुओं का कारोबार करते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि वो टिकटॉक जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो टिकटॉक इवन अमेरिकन का इनडायरेक्ट इनसे कहना था कि जरा आप भी टेस्ट करो, और पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बुरी तरह
हाथ हुआ है पाकिस्तान का। चूंकि मैं अब क्या कहूँ कि इनको वल्गैरिटी या फाशी का पाकिस्तान में ये फिक्र टिकटॉक की हद तक है, तो मुझे हंसी आएगी। मतलब ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है और पाकिस्तान में टिकटॉक से क्या आनी है फाशी। टिकटॉक वो पहले ही मतलब एक इंसानी मुआशरा है जिसमें हर तरह की हरकतें होती हैं और विच इज क्वाइट नेचुरल। तो इनका अब ये है कि वो असल में ये इंटरनेशनली एजेंडे का हिस्सा बने थे। अब अमेरिकन ने तो अभी तक टिकटॉक को प्रैक्टिकली बैन नहीं किया। बैन करने की बात कर, सिर्फ भारत ने बैन किया या कुछ और कंट्रीज ने बैन किया हुआ। तो पाकिस्तान ऐसे ही ना, वो जैसे होते हैं ना बेगाने की शादी में, वो कूद पड़ा। अब इनका ये भी था कि इन पर ये भी एक जो है एस्टैब्लिशमेंट का भी हिस्सा जो एंटी चाइना है, वो भी ये था कि ये टेस्ट करना चाह रहे थे चाइना के पानी को, कि चलिए जी हम चाइना को ये बहाना बरतेंगे कि जी ये हमारी अपनी कल्चरल मजबूरियों की वजह से हम टिकटॉक को बैन कर रहे हैं। चाइना तो पहले ही बिफरा हुआ है। जब मुझे याद है टिकटॉक को बैन किया तो चाइना मुखालिफ जितना मीडिया था यहाँ वेस्ट में, उस सब ने ये खबरें चलाई कि इवन पाकिस्तान, इवन चाइना से एलाई कंट्री पाकिस्तान बैन टिकटॉक। तो वो चाइना के मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ था इनफैक्ट, कि भाई पाकिस्तान जो कहता है कि हमारी हिमालय से ऊंची दोस्ती है, समुद्रों से गहरी दोस्ती है, शहद से मीठी दोस्ती है, तो उन्होंने टिकटॉक को बंद कर दिया। तो ये सिंबॉलिकली चाइना के लिए बड़ा अपसेट था। तो जाहिर है वो चाइना का मैसेज आया कि बिहेव योरसेल्फ। तो फिर हम अब कहीं के नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा कि अब जरा हम ना अब ये नैरेटिव बरते हैं कि जी अब हमारी शर्तें मान ली हैं, अब किसी किस्म का जो है ना वहां पे वल्गर नहीं जाएगा वीडियो, चूंकि चाइना ने कुछ इस तरह की हमें एप्लीकेशंस दे दी, एप्लीकेशन के अंदर फीचर्स दे दिए हैं कि वो किसी किस्म का अब नहीं जाएगा, अलग है वो क्या होना है, ठीक है ना। तो ये सारे का सारा ना पाकिस्तानी अवाम को हमेशा से बेवकूफ बनाने का ड्रामा है, जो ये करते रहते हैं और करते रहेंगे जब तक समाज में क्रॉस चेंजेस नहीं आती। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर यहाँ पे आपको पंजाबी यूज करनी चाहिए थी कि चाइना ने कहा इंसान के पुत्र बनो, तो फिर नहीं चाइना ने ये नहीं शायद कहा, चाइना ने ये नहीं कहा है कि चाइना के पुत्र बनो अब। ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया आपको कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया सर।